राधे राधे बच्चों। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश के गुणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आवेश के मूल गुण के बारे में बात करेंगे, यानी आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण यानी इसको क्वांटीकरण भी बोलते हैं, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आवेशों की योज्यता, यानी आवेश में योज्यता का गुण होता है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आवेश योज्य होता है। योज्यता और योज दोनों सेम ही वर्ड है। योज्यता किसको बोलते हैं? वैसा भौतिक राशि जिनका योग बीजगणितीय होता है, उस भौतिक राशि में योज्यता का गुण होता है। जो भी भौतिक राशि अदिश राशि होते हैं, उनका योग बीजगणितीय होता है और वे योज्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है। जिनका योग सिंपल तरीका से किया जाता है, यानी जूनियर बच्चे जिस तरह से एडिशन करते हैं, उस एडिशन को ही हम लोग बीजगणितीय योग बोलते हैं, यानी अलजेब्रिक सम बोलते हैं। जैसे 2 + 3 बराबर कितना होगा? 5। ये आपका बीजगणितीय योग है। 5 - 3 कितना होगा? 2। यानी क्या हुआ? बीजगणितीय योग हुआ। -4 में -5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? -9। तो ये जो आप जोड़ देख रहे हैं, ये सब जोड़ जो है बीजगणितीय जोड़ है। एक सदिश योग भी होता है। तो सदिश योग जैसे 2 + 3 हम करते हैं तो ये 1 भी हो सकता है, 2 + 3 2 भी हो सकता है, 2 + 3 3 भी हो सकता है, 2 + 3 4 भी हो सकता है, 2 + 3 5 भी हो सकता है। ये जो जोड़ आप देख रहे हैं, ये वेक्टर एडिशन है, सदिश योग है। लेकिन हमें अभी सदिश योग के बारे में बात करना नहीं है। अभी हमें बीजगणितीय योग के बारे में बात करना है। बीजगणितीय योग का मतलब सिंपल एडिशन। अब देखिए, आवेश योज्य होता है। आवेश क्यों योज्य होता है? आवेश एक अदिश राशि होता है और अदिश राशि का योग बीजगणितीय होता है, इसलिए आवेश योज्य होता है, या आवेश में योज्यता का गुण होता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं ये एक वस्तु है। इस वस्तु के विभिन्न भाग पर विभिन्न आवेश हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पे जो आवेश है वो Q1 है, यहां पे जो आवेश है वो Q2 है, यहां पे जो आवेश है -Q3 है, यहां पे जो आवेश है Q4 है, यहां पे जो आवेश है Q5 है। तो हम आपसे पूछे कि बताइए इस बॉडी पर टोटल आवेश कितना है? तो आपको पता ही है कि हम सिंपल एडिशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे? Q टोटल बराबर क्या लिखेंगे? +Q1 +Q2 -Q3 +Q4 +Q5 हो गया। जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी है। इस बॉडी के इस जगह पर 1 कूलम चार्ज है, इस जगह पे -2 कूलम चार्ज है, इस जगह पर
प्लस 3 कूलम आवेश है, इस जगह पर -2 कूलम आवेश है और इस जगह पर 3 कूलम का आवेश है, मान लेते हैं। तो हम आपसे पूछें कि बताइए इस बॉडी पर टोटल आवेश कितना होता है, इस बॉडी पर टोटल आवेश कितना होगा। तो यानी कुल आवेश, यानी आवेश आपको निकालना है, यानी कुल आवेश, या इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, क्यू कुल। हमको पता ही है कि आवेश यूज होता है, इसका मतलब है कि बीजगणितीय योग करना है तो सबको ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, यानी 1 कूलम -2 कूलम प्लस 3 कूलम -2 कूलम प्लस 3 कूलम, यानी कितना हो जाएगा, यानी Q कुल बराबर आपका हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका -4 कूलम, ये हो जाएगा 3 कूलम 6 कूलम 7 कूलम 7 कूलम और माइनस हो गया आपका 4 कूलम, यानी टोटल हो गया आपका 3 कूलम। यानी इस बॉडी पर टोटल आवेश कितना है जी, इस बॉडी पर टोटल आवेश 3 कूलम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है, संरक्षित का मतलब वैसी राशि जिसे बदला न जा सके, जो राशि कभी नहीं बदलता है, तो वैसे राशि को हम लोग कहते हैं संरक्षित। संरक्षित का मतलब कांस्टेंट, अचर, जिसमें कभी परिवर्तन न हो, उसको कहते हैं संरक्षित। ठीक है, तो किसी विलगित निकाय का आवेश संरक्षित होता है, किसी विलगित निकाय का ऊर्जा संरक्षित होती है, किसी विलगित निकाय का संवेग संरक्षित होता है। तो चलिए हमको आवेश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलगित निकाय क्या है। विलगित निकाय, या इसे हम लोग वियुक्त निकाय भी बोलते हैं, वियुक्त निकाय, या हम लोग इसे आइसोलेटेड सिस्टम भी बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं निकाय, सिस्टम क्या है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के समूह को सिस्टम कहते हैं, या दो या दो से अधिक कणों के समूह को सिस्टम कहते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं, तो कंप्यूटर जो होता है वो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस का ग्रुप होता है। और जहां पे दो या दो से अधिक वस्तुओं का ग्रुप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। इसलिए हम लोग कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं। किसी सिंगल बॉडी को भी हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि जो सिंगल बॉडी होता है वो कणों का समूह होता है। तो कणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। यानी सिंगल बॉडी को भी हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं। लेकिन हमको बात करना है विलगित निकाय क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। वैसा निकाय या वैसा वस्तु जिसे अपनी आसपास के वातावरण से किसी भी प्रकार का लेना देना न हो, तो उस प्रकार के निकाय को हम लोग विलगित निकाय कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मान लेते हैं ये एक वस्तु है या निकाय है। इस वस्तु के आसपास इधर भी वातावरण है, इधर भी वातावरण है, इधर 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 चारों तरफ वातावरण है।
या ऐसा भी बोल सकते हैं इस वस्तु के आसपास बहुत सारा चीज है। इस वस्तु जो वस्तु ए है, इसको अपने आसपास की चीजों से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए। अगर वस्तु ए आसपास की चीजों से ले रहा है या अपनी आसपास के चीजों को दे रहा है, तो फिर यह बिलगित निकाय नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर रहेगा कि इस ए के अंदर जितने कण मौजूद होंगे वो कण आपस में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन बाहरी चीजों से लेन देन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के निकाय को हम लोग कहते हैं विलगित निकाय। जैसे मान लीजिए इस बर्तन के अंदर एक गर्म पानी रखा हुआ है जिसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है और बाहरी वातावरण का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, इधर भी 10 डिग्री सेल्सियस, जो भी बाहरी वातावरण है उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो पानी है वो ठंडा हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी जो है अपना हीट बाहरी वातावरण को दे दिया। और हम अभी बोले कि किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए, और इसने किया क्या, अपना हीट बाहरी वातावरण को दे दिया, जिसके कारण ये ठंडा हो गया। इसलिए ये हमारा विलगित निकाय नहीं है। ठीक है, ये विलगित निकाय नहीं है क्योंकि बाहरी वातावरण से इसका लेन देन हो जा रहा है, यानी ये ले रहा है बाहरी वातावरण को ये अपना हीट दे रहा है। ठीक है, इसलिए ये विलगित निकाय नहीं है। जैसे थर्मस फ्लास्क, या उसको हम थर्मोफ्लास्क भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग हॉट वाटर रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास थर्मोफ्लास्क है। ठीक है, इसमें क्या है कि इस थर्मोफ्लास्क में हॉट वाटर रखा गया है जिसका तापमान, मान लेते हैं इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, और इधर क्या है, आसपास की चीजों चाहे बाहरी वातावरण। हम कुछ देर के बाद भी देख रहे हैं तो इस वाटर का टेम्परेचर 30 का 30 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मस फ्लास्क के अंदर जो पानी है, हॉट वाटर है, वो अपना हीट न बाहरी वातावरण को दे रहा है और न ही बाहरी वातावरण से किसी भी प्रकार का हीट ले रहा है। क्योंकि हम किसी भी समय में देख रहे हैं तो ये गर्म का गर्म ही है, इसलिए मतलब इसका तापमान 30 का 30 ही है। इसलिए ये क्या है, विलगित निकाय है। आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मस फ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल भी होता है। तो ये क्या है, थर्मोफ्लास्क जो है आइसोलेटेड सिस्टम है। अब चलिए और एक एग्जाम्पल देते हैं, आवेश से संबंधित एग्जाम्पल। ये देखिए, मान लेते हैं ये एक वस्तु है, इस वस्तु पर +3 कूलम का आवेश है। हमें बताना है कि ये विलगित निकाय है या नहीं है। अगर ये वस्तु अर्थ पर हो या अर्थ से कनेक्ट हो कंडक्टर के थ्रू, तो ये विलगित निकाय नहीं है। अर्थ पर अगर इस आवेशित वस्तु को रख दिया जाएगा
तो अर्थ क्या करेगी, इस आवेशित वस्तु को डिस्चार्ज कर देगी, यानी इसकी आवेश को समाप्त कर देगी। इसका मतलब है, ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ये अर्थ है, इसका मतलब है कि इस आवेशित वस्तु को जब हम अर्थ पे रखेंगे तो अर्थ क्या करेगी, इस आवेशित वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर डिस्चार्ज कर देगी, अनावेशित बना देगी। इसलिए यह विलगित निकाय नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आवेशित वस्तु अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो हम अभी बताए कि किसी वस्तु का न लेन होना चाहिए न देन होना चाहिए, न वो बाहरी वातावरण से कुछ ले और न बाहरी वातावरण को दे, इसलिए ये विलगित निकाय नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको विलगित निकाय बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि इस जो +3 कूलम का आवेश है, +3 कूलम का जो आवेश है इस आवेशित वस्तु पर, इसको डायरेक्ट अर्थ पे नहीं रखेंगे, हम एक अचालक स्टैंड ले लेंगे और उस अचालक स्टैंड पर रख देंगे। अचालक स्टैंड पर जब इसे रखेंगे तो अर्थ इसे अनावेशित नहीं कर सकती है, अर्थ इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकती है, तो अर्थ से तो बच गया, मतलब अब अर्थ से ही तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। अब देखिए, लेकिन इसके आसपास एयर भी है, हवा भी है। जब इसके आसपास हवा है तो हवा इससे टकराएंगे, यानी हवा क्या करेंगे, इससे रगड़ पैदा करेंगे, यानी हवा जो है इससे में रगड़ पैदा करेंगे। और जब आपको पता ही है, जब दो बॉडी आपस में रगड़ होते हैं, एक दूसरे को जब रगड़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण होता है। तो जब हवा इसमें रगड़ उत्पन्न करेगा तो इस बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या ये बॉडी हवा से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों में से कुछ हो ही सकता है। तो उस कंडीशन में भी जब इसको एयर में रखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब लेन देन होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस स्थिति में भी ये क्या है, विलगित निकाय नहीं है। जब इसके आसपास एयर है तो ये विलगित निकाय नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको विलगित निकाय बनाना है, तो हम इसको ऐसे जगह पर रख देंगे जहां पर हवा ही नहीं है, ना हवा रहेगा ना इससे रगड़ होगा, ना रगड़ होगा तो ना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होगा। तो हम इसको क्या किया, हम ऐसे जगह रख दिया जहां पे हवा ही नहीं है। देखिए, हम इसको इस जगह पे रख दिया, ऐसा पैक्ट कर दिया कि इसके अंदर हवा भी नहीं है और ये पृथ्वी से कनेक्ट भी नहीं है, अगर है भी तो अचालक स्टैंड से है। तो अब ये विलगित निकाय बन गया। जब ये विलगित निकाय हो गया तो इस तरह के निकाय का आवेश संरक्षित होता है, मतलब इसके आवेश को हम कभी ना नष्ट कर सकते हैं ना इस पर आवेश हम उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जितना प्रारंभिक आवेश रहेगा, कई वर्षों के बाद वही आवेश आपको प्राप्त होगा, यानी कई वर्ष के बाद भी देखेंगे तो इतना ही आवेश इस पर रहेगा, मतलब इस निकाय का आवेश संरक्षित रहेगा, मतलब इसका आवेश हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या हुआ, किसी विलगित निकाय पर न आवेश उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश नष्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्या है मेरा, अब ये विलगित निकाय बन चुका है, तो ये आवेश हम नष्ट कभी नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और न ही इससे ज्यादा आवेश हम उत्पन्न कर सकते हैं। अगर अभी +3 कूलम है तो ये हमेशा +3 ही कूलम रहेगा, ये नहीं कि ये +4 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए विलगित निकाय का आवेश जो है
वो संरक्षित होता है। हाँ, एक हो सकता है बात कि अगर विलगित निकाय के अंदर जो कण है वो आवेश का ट्रांसफर एक दूसरे से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाहरी चीजों से इसको किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 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 जैसे मान लेते हैं ये एक विलगित निकाय है और ये जो विलगित निकाय बना है दो वस्तुओं के समूह से बना है, या इस विलगित निकाय के अंदर मान लेते हैं दो कण हैं, एक ये है और एक ये है, ये ए और ये क्या है, बी है, यानी ये क्या चीज है, विलगित निकाय है। जब ये विलगित निकाय है तो बाहरी परिवेश से इसको किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं रहेगा। हाँ, आंतरिक कणों से या आंतरिक वस्तुओं से लेन देन हो सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो विलगित निकाय है इसके अंदर जो दो कण मौजूद हैं ए और बी, दोनों आपस में टच हो गए और एक दूसरे में रगड़ उत्पन्न करने लगे, ठीक है, और फिर उसके बाद अलग हो गए। तो आपको पता ही है जब दोनों एक दूसरे को रगड़ करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो मान लेते हैं बी जो है दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब इस विलगित निकाय के अंदर जो मौजूद कण है वो तो लेन देन कर ही सकते हैं। तो ए पे अब चार्ज कितना हो गया जी, ए पे जो चार्ज हो गया वो हो गया आपका +2e, ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो -2e। ए पे चार्ज कितना हो गया, ए पे जो चार्ज हो गया वो हो गया -2e, और बी पे कितना चार्ज हो गया, बी पे जो चार्ज हो गया +2e, ठीक है। अब देखिए हम अभी बताए किसी विलगित निकाय पर ना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश नष्ट किया जा सकता है। बस विलगित निकाय के अंदर मौजूद जो कण हैं वो आपस में आवेश का ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यानी विलगित निकाय पर ना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। मतलब जो शुरू में आवेश रहेगा विलगित निकाय पर तो अंतिम में भी वही उसका आवेश होना चाहिए। यानी विलगित निकाय पर कुल प्रारंभिक आवेश बराबर कुल अंतिम आवेश, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, विलगित निकाय है तो ये कैसा है, ये यहां ये ए और बी दोनों अनावेशित हैं, यानी Q बराबर 0 और यहां पर भी Q बराबर 0। यानी इस विलगित निकाय पर कुल आवेश कितना है, 0 + 0। तो कुल प्रारंभिक आवेश कितना हो गया, 0। और कुल अंतिम आवेश देखिए, कुल अंतिम आवेश कितना है, -2e और +2e। यानी कुल प्रारंभिक आवेश भी 0
और कुल अंतिम आवेश भी हमारा क्या है, 0। यानी अगर इस विलगित निकाय पर आवेश नहीं है तो हम किसी भी तरीका से इस विलगित निकाय पर आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगर शुरू में इस पर आवेश 0 है, हमने थोड़ा कोशिश भी किया कि इस पर आवेश उत्पन्न हो जाए, तो इस विलगित निकाय पर आवेश उत्पन्न नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि विलगित निकाय पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आवेश उस पर 0 है तो फिर उस पर आवेश नहीं लाया जा सकता है। अगर उस पर आवेश है तो उस आवेश के मान को अब बढ़ाया नहीं जा सकता है और नहीं घटाया जा सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक विलगित निकाय है। इस विलगित निकाय के अंदर 2 कण हैं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, ए पर जो आवेश है वो +4e है और बी जो है ये चार्जलेस है, मतलब इस पर आवेश जो है 0 है। क्या हुआ, विलगित निकाय के अंदर जो मौजूद कण हैं वो आपस में टच हो गए। यानी ए पर कितना चार्ज था जी, +4e, और बी क्या था, चार्जलेस, यानी बी पर कितना चार्ज है, 0। अब देखो दोनों टच कर गए, यानी यहां पर जो केस हो रहा है कंडक्शन का केस हो रहा है। ए पर प्लस चार्ज है, यानी इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, विभव प्लस। बी पे चार्ज ही नहीं है, यानी 0 चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, यानी विभव इसका क्या हो गया, 0। अब बताइए आप, 0 बड़ा है कि प्लस? प्लस, प्लस जो होता है 0 से बड़ा होता है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो निम्न विभव कौन है, 0, उच्च विभव कौन है, प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसने 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, तो अब विलगित निकाय को देखिए, तो विलगित निकाय के अंदर जो मौजूद, ये मान लेते हैं ए है और ये क्या है हमारा, बी है। ये ए है और ये बी है। बी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो बी पर कैसा चार्ज उत्पन्न हो गया, +2e। और ए क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो पहले से ए पर कितना चार्ज था, +4e। ऊपर से क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो और इस पे कितना चार्ज डेवलप हो गया, -2e। तो टोटल चार्ज कितना डेवलप हो गया इस पर जी, +2e, यानी इस पे भी चार्ज कितना डेवलप हो गया, +2e। अब देखो विलगित निकाय ये है, ये क्या है, विलगित निकाय के 2 कण हैं, विलगित निकाय के ये अंदर हैं, तो आंतरिक कण लेन देन कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, आंतरिक कण का लेन देन किया है। ठीक है, अब देखिए, तो विलगित निकाय पर कुल प्रारंभिक आवेश कितना है जी, यानी कुल प्रारंभिक आवेश बराबर कुल प्रारंभिक आवेश बराबर कितना है, +4e अब +0 बराबर +4e। कुल अंतिम आवेश कितना है जी, कुल अंतिम आवेश +2e अब फिर +2e, एंड टोटल कितना है, +4e। देखो यानी विलगित निकाय पर प्रारंभिक आवेश 4e था, हम थोड़ा कोशिश किए कि थोड़ा ये आवेश हट रहा है या नहीं हट रहा है, तो देखो कोशिश करने के बावजूद भी अंतिम आवेश भी मेरा कितना है, +4e ही है। यानी विलगित निकाय पर जितना आवेश होगा उस आवेश को हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। यानी पहले इस पर 4e आवेश था, अभी भी देखिए इस पर 4 ही आवेश है।
यानी कुल प्रारंभिक आवेश बराबर कुल अंतिम आवेश, इसका मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब संरक्षित। इसलिए विलगित निकाय का आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। आवेश में क्वांटमीकरण का गुण होता है। हम लोग क्वांटमीकरण को क्वांटीकरण भी बोलते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आवेश क्वांटीकृत, क्वांटाइज्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटाइज्ड, क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है। वैसा भौतिक राशि जिन्हें खास तरह का मान हो, सभी तरह का मान न हो, तो उस भौतिक राशि को क्वांटीकृत कहते हैं। उस भौतिक राशि में क्वांटमीकरण का गुण होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। देखिए, x भी भौतिक राशि है, y भी भौतिक राशि है। आप यहां पे जितने भी भौतिक राशि को देख रहे हैं, उसमें y को छोड़कर बाकी जो भी भौतिक राशि हैं, उन सबको सब तरह का मान है। यानी पूर्ण रूप में भी है और दशमलव में भी है। x को देखिए, x में x को कौन कौन सा वैल्यू हो रहा है, पूर्ण रूप में भी वैल्यू हो रहा है और दशमलव में भी वैल्यू हो रहा है। दूरी को देखिए, पूर्ण रूप में भी वैल्यू है और दशमलव में भी वैल्यू है। समय या तापमान, किसी तीनों में से तीनों को देखिए आप, तो पूर्ण रूप में भी वैल्यू मिल रहा है, पूर्ण रूप या पूर्णांक भी बोलिए आप, यानी सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण पूर्णांक हो सकते हैं। तो पूर्ण बोल लीजिए या पूर्णांक बोल लीजिए। तो देखिए, ये क्या है, पूर्णांक या पूर्ण, ये सब इसमें पूर्ण भी है और दशमलव या भिन्न भी बोलते हैं, दशमलव को हम लोग भिन्न भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं x, दूरी, समय, तापमान, इन सब राशियों को सभी तरह का मान है, यानी पूर्ण रूप में भी मान है और दशमलव में भी मान है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जिनको सभी तरह का मान हो उन्हें क्वांटाइज्ड नहीं कहते हैं। सभी तरह का मान नहीं होना चाहिए, क्वांटाइज उसको बोलते हैं जिन्हें सभी तरह का मान नहीं होना चाहिए, खास तरह का मान होना चाहिए, यूनिक मान होना चाहिए। अब देखिए y को देखिए, y में जितने भी वैल्यू हैं सब पूर्ण रूप में है या सभी पूर्णांक में हैं, इसमें एक भी दशमलव में नहीं है। इसका मतलब है कि y को सभी तरह का वैल्यू नहीं हो सकता है। y को किस तरह का वैल्यू है, एक खास तरह का वैल्यू है, यानी एक यूनिक वैल्यू है। इसलिए हम कहेंगे कि y जो है क्वांटाइज्ड है। अब दूरी को तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू बोल दीजिए, दूरी का हो सकता है, समय का कोई भी वैल्यू हो सकता है, दशमलव, पूर्ण, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, कुछ हम ऐसे भौतिक राशि का नाम रख रहे हैं जो क्वांटाइज्ड होता है। जैसे फोटोन की ऊर्जा क्वांटाइज्ड होता है, बोहर कक्ष के इलेक्ट्रॉन का संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड होता है, और आवेश क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या हमेशा कैसा हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 1000।
परमाणु संख्या तो कभी दशमलव में हो ही नहीं सकता है। परमाणु संख्या जब भी आप बोलते हैं वो पूर्ण रूप में बोलते हैं। तो जो भी पूर्ण रूप में है इसका मतलब परमाणु संख्या क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया। फोटॉन की संख्या, फोटॉन की संख्या आप कैसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 फोटॉन, 2000 फोटॉन। यानी फोटॉन की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है। फोटॉन की जो भी संख्या होगा हमेशा पूर्णांक में होगा या पूर्ण में होगा। इसलिए फोटॉन की संख्या क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है हमेशा पूर्ण रूप में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 2 3 4 10 20 100 1000 1 लाख होता है। कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या दशमलव में तो होता ही नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन को जो मान है वो खास तरह का मान है, सभी तरह का मान नहीं है। और जिसको खास तरह का मान होता है उसको कहते हैं क्वांटाइज्ड। इसलिए इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ? क्वांटाइज्ड हुआ। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है वो क्वांटीकृत होता है। ठीक है। बोहर कक्ष, बोहर कक्ष कैसा होता है? बोहर कक्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम बोलते हैं कि बोहर कक्ष 1.5, बोहर कक्ष 2.3, बोहर कक्ष 5.7। ऐसा होता है क्या बोहर कक्ष? नहीं। तो बोहर कक्ष को जो मान होते हैं वो खास तरह का मान होता है, यानी पूर्ण रूप में मान होता है। सभी मान बोहर कक्ष को नहीं हो सकते हैं। सभी मान इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं हो सकते हैं। सभी मान परमाणु संख्या को नहीं हो सकते हैं। इन सारे चीजों का जो मान होता है खास तरह का मान होता है। इसलिए ये सब क्या है? क्वांटाइज्ड है। ठीक है। अब बात है कि आवेश कैसे क्वांटाइज्ड होता है। किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से वस्तु जो है आवेशित होती है। यानी किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से होता है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हमेशा पूर्ण रूप में होता है, कभी भी दशमलव में नहीं होता है। इसलिए किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो ई का पूर्ण गुणज होता है या ई का पूर्णांक गुणज होता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं एलिमेंट्री आवेश का, एलिमेंट्री चार्ज का पूर्ण गुणज होता है। इसलिए आवेश जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर देखिए, अगर कोई वस्तु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उस पर कितना आवेश होगा? +1E। 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो +5E। 10 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो +10E। 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो +20E। 100 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो +100E। अगर n इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो +nE। यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग तो दशमलव में होता ही नहीं है। यानी किसी वस्तु पे जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो ई का पूर्ण गुणज हो रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं ई का पूर्णांक गुणज के रूप में हो रहा है। ठीक है। ये प्लस का मतलब होता है त्याग, या ऐसे भी बोल सकते हैं कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी आवेशित होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -1E। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -2E। 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -10E। 50 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -50E। n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -nE। माइनस का मतलब ग्रहण, प्लस का मतलब त्याग। यानी इस बॉडी पे भी जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है जी? ई का पूर्ण गुणज। समझ में आ रहा है? यानी इसमें जो भी वैल्यू हैं वो खास तरह के वैल्यू हैं, इसमें सभी तरह का मान नहीं है। इसलिए आवेश क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। या आप
अगर किसी बॉडी पर आवेश जो उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण के कारण, तो वो कितना होता है, यानी Q बराबर NE, जहां पर N क्या है, पूर्ण E का पूर्ण गुणज या एलिमेंट्री चार्ज का पूर्ण गुणज, या E को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का पूर्ण गुणज, यानी N क्या है जी, N जो है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, N कभी दशमलव में होगा ही नहीं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE। N क्या है जी, N बोल सकते हैं त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है, त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है। और प्लस का मतलब त्याग, माइनस का मतलब त्याग, E का मतलब समझते हैं आप, E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखिए एक क्वांटम होता है। क्वांटम किसको बोलते हैं, जो भौतिक राशि क्वांटीकृत यानी क्वांटाइज्ड होता है, उसके मिनिमम मान को, उसके न्यूनतम मान को उस भौतिक राशि का क्वांटम कहा जाता है। क्या बोले हम, क्वांटम, ठीक है। और हमको पता है कि आवेश क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। आवेश क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। और जब आवेश क्वांटाइज्ड होता है तो इसके न्यूनतम मान को हम क्या बोलेंगे, क्वांटम। तो आवेश का न्यूनतम मान कितना है, ये आवेश का न्यूनतम मान है, यानी आवेश का क्वांटम कितना हो जाएगा, आवेश का क्वांटम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, आवेश का क्वांटम बराबर E, क्योंकि ये आवेश का क्या है, न्यूनतम मान है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आवेश के अलावा क्या क्या क्वांटाइज्ड होता है। बोहर कक्ष के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड होता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट यानी पहला कक्ष में रहेगा तो उसका कोणीय संवेग 1 इंटू h/2π। अगर दूसरा कक्ष में रहेगा तो 2 इंटू h/2π। अगर तीसरा कक्ष में रहेगा तो 3 इंटू h/2π। चौथा कक्ष में रहेगा तो 4 इंटू h/2π। अगर nवां कक्ष में रहेगा तो n इंटू h/2π। देखिए यानी यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो क्या हो रहा है, वो h/2π का पूर्ण गुणज के रूप में हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को सभी तरह का मान नहीं है, जो भी मान है वो पूर्ण गुणज के रूप में मान है। इसलिए बोहर कक्ष के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड होता है। और अभी आपको बताया जो भी चीज क्वांटाइज्ड होता है उसके मिनिमम मान को क्वांटम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का क्वांटम कितना होगा जी, क्वांटम कितना क्वांटम होगा, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है, h/2π, इसलिए इसका क्वांटम जो हो जाएगा वो h/2π हो जाएगा। इसी प्रकार फोटोन की ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है। अगर एक फोटोन है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, 1 इंटू एच न्यू, 1 इंटू एच न्यू। अगर 2 फोटोन है तो 2 इंटू एच न्यू। अगर 3 फोटोन है तो 3 इंटू एच न्यू।
अब ऐसा तो नहीं कि 4.5 फोटोन होता है। अगर कोई बोल दे कि 4.5 एच न्यू तो गलत बोल दिया। ठीक है, अगर मान लो 10 फोटोन है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 10 इंटू एच न्यू। अगर 100 फोटोन है तो 100 इंटू एच न्यू। अगर n फोटोन है तो n इंटू एच न्यू। यानी जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो एच न्यू का पूर्ण गुणज होता है, एच न्यू का पूर्णांक गुणज होता है। यानी फोटोन की ऊर्जा को सभी तरह का मान नहीं हो सकता है, एक खास तरह का मान होता है। इसलिए फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, और जो भी चीज क्वांटाइज्ड होता है उसके मिनिमम वैल्यू को, उसके न्यूनतम मान को क्वांटम कहते हैं। इसलिए हम पूछे आपसे कि बताइए फोटोन की ऊर्जा का क्वांटम कितना होता है, तो फोटोन की ऊर्जा का न्यूनतम मान कितना होता है 1 इंटू एच न्यू या एच न्यू। यानी फोटोन की ऊर्जा का जो क्वांटम होगा वो कितना हो जाएगा जी, क्वांटम बराबर एच न्यू। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करेंगे कि ये जो आवेश हम लिख रहे हैं -3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -21 कूलम का आवेश संभव है या नहीं है। यह आवेश किसी बॉडी पर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए ये क्या है, आवेश। तो यहां पर क्या साइन लगा है, माइनस साइन लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आवेशित हुआ है। तो मान लीजिए आखिर ये क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण पूर्ण या पूर्णांक में किया होगा तब तो यह आवेश संभव है। अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण दशमलव यानी भिन्न में किया होगा तो यह आवेश संभव नहीं है। और हम आपको अभी बताए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करके जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसकी फॉर्मूला कितनी होती है, Q बराबर एन ई। एन क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। यानी n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा Q अपन E। Q का वैल्यू हमें पता है, Q कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -21 कूलम। और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल और ये 2 बार में कट गया। क्या बचा हमारा, बच गया 2 इंटू 10 टू द पावर -21। इसको हम ऊपर लेके गए तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 19। यानी कितना हो गया जी ये आपका 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2। ये किस रूप में आ गया, फ्रैक्शन के रूप में आ गया। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और ये कहां चला गया नीचे, तो ये बन गया आपका 1/10 का स्क्वायर। यानी कितना हो जाएगा जी 2/100। यानी ये कितना हो जाएगा 0.02। यानी n का मतलब यहां पर माइनस लगा है इसलिए यहां पर n का मतलब क्या हो गया, ग्रहण। यानी n जो, यानी ये चार्ज तब डेवलप हुआ है किसी बॉडी पर जब उसने 0.02 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई बॉडी 0.02 इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए वो ग्रहण करेगा कहां से। ठीक है, यानी दशमलव में तो आना नहीं चाहिए। यानी n का वैल्यू यानी त्याग ग्रहण इलेक्ट्रॉन की संख्या वो दशमलव में कभी नहीं होना चाहिए। अगर दशमलव में आ रहा है यानी भिन्न में आ रहा है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे एक और चीज देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर दिया है Q बराबर
6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल है या नहीं है, मतलब यह आवेश संभव है या नहीं है, यह आवेश किसी बॉडी पर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे निकालेंगे, यानी वही निकालेंगे। यहां पर क्या है, प्लस, प्लस का मतलब ग्रहण, ग्रहण सॉरी, प्लस का मतलब त्याग, यानी आपको पता है n बराबर क्या होता है, Q/E। Q का वैल्यू कितना है, 6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, और इसका वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, ये आपका गया 4 बार में, यानी क्या हो गया जी, 4 इंटू 10⁻⁻18, ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो क्या हो गया 10⁻19, यानी ये क्या हो गया 4 गुणे, ये देखो ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा जी 40। इसका मतलब हुआ ये जो है 40 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उत्पन्न हुआ है। समझ में आ रहा है, तो 40 इलेक्ट्रॉन का त्याग तो हो ही सकता है, यानी n हमारा किस रूप में आ गया जी, पूर्ण बोल लीजिए या पूर्णांक बोल लीजिए, यानी n जो है हमारा पूर्ण रूप में है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण रूप में होता ही है, तो इसलिए ये आवेश पॉसिबल है। तो ठीक है, आज का क्लास समाप्त होता है, तब तक के लिए राधे राधे।